Chapter 2 Biological Classification. Yesterday we have discussed about the viruses. Okay, so basic structure of viruses we have discussed. Then we also discussed the structure of viroids. Viruses and viroid. This is your NCERT diagram. In the 5 kingdom classification of Whittaker, there is no mention of some cellular organisms like viruses and viroids. 5 kingdom में कोई भी इनकी पोजीशन नहीं रखी गई थी. वायरस और वायरोइड नाम के स्ट्रक्चर्स को 5 किंगडम में नहीं रखा गया था. द वायरसेस आर नॉन सेलुलर. क्यों नहीं रखा गया? क्योंकि वो सेलुलर है ही नहीं. इनका कोई सेल नहीं होता है. दो डोंट हैव सेल. इनका कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता. तो ये एक नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कह सकते हैं नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं जो कि लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में एक लिंक है. दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. इनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है. लिविंग सेल के बाहर ये बिल्कुल नॉन लिविंग होते हैं. Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves. एक बार अगर ये सेल के अंदर आ गए तब ये सेल्स को यूज करेंगे, होस्ट अपने होस्ट के सेल्स को यूज करेंगे और फिर उसके सेल्स में ही ग्रो करेंगे, अपने आप का नंबर बढ़ाएंगे, रेप्लिकेट करेंगे अपने आप को और होस्ट को मार देंगे. नेम वायरस दैट मीन्स वेनम और पॉइजनस फ्लूइड वाज गिवन बाय डीजे इवानोवास्की. Pasteur, DJ Vanwaski 1892 में उन्होंने क्या कहा? Viruses has also given contain genetic material that could be either RNA और DNA. वायरसेस में या तो एक तरह का जेनेटिक मटेरियल होगा, या तो RNA होगा या तो DNA होगा. दोनों कभी भी नहीं होंगे. No virus contain both RNA and DNA. A virus is a nucleoprotein. वायरस न्यूक्लियो और प्रोटीन का दोनों का मिलके बना होता है. जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो, इट इज अ RNA कोर और इसी आरएनए कोर को ये कंटिन्यू होती जाएगी. ये आरएनए कोर यहाँ पे फिनिश नहीं हो रही है, यहाँ पे और अंदर बढ़ी जा रही है, सेकंड लेयर में, थर्ड लेयर में, फोर्थ लेयर में. तो ये आरएनए कोर ऐसे कॉइल हो रखी है अंदर और उसी आरएनए कोर के ऊपर ये सब कैप्सोमर्स लगे हुए ग्रीन ग्रीन कलर के. ये कैप्सोमर्स एक्चुअली में प्रोटीन कोट के सब यूनिट्स हैं. This whole green capsid, bullet-shaped capsid is formed by the capsomers, repeating subunits of capsomers. The single is capsomer. ठीक है, तो इनसे मिलकर ये बना है कैप्सिड, प्रोटीन कोट ऑफ द वायरस. कैप्सोमर्स से मिलके बना है कैप्सिड. Then viruses causes diseases like mumps and smallpox. एनिमल में ये वाली डिजीजेस करते हैं. मम्स, स्मॉलपॉक्स नाम की, हर्पीज इन्फ्लुएंजा नाम की, एड्स भी वायरस से होने वाली डिजीज है जो कि रेट्रोवायरस से होती है. प्लांट्स में सिम्टम्स होते हैं वायरस से होने वाली डिजीज के पैचेस बन जाएंगे. मोज़ैक मतलब पैचेस बन जाएंगे पत्ते के ऊपर. कोई लीफ है, अगर उसमें किसी वायरस ने इन्फेक्शन किया तो जगह जगह पर धब्बे बन जाएंगे जहाँ से क्लोरोफिल गायब हो जाएगा. तो ऐसे लीफ को जिसके अंदर क्लोरोफिल आपको दिखाई ना दे, येलो येलो स्पॉट्स हो जाएं, डार्क डार्क स्पॉट्स हो जाएं, तो उसको मोज़ैक डिजीज बोलते हैं, जो कि किससे होती है? वायरसेस के फैलने से होती है. जैसे कि ये वाला किसका वायरस है? टोबैको मोज़ैक वायरस, तंबाकू के पौधे में होने वाला मोज़ैक डिजीज करने वाला वायरस. ऐसे ही उसकी लीफ रोलिंग हो जाएगी अंदर की तरफ, कर्ल हो जाएगी, ये भी एक सिम्टम है. लीफ रोलिंग एंड कर्लिंग वायरल डिजीज का. येलो हो जाएंगी लीव्स. वेन भी साफ हो जाएंगी. वेन्स भी, जो मैंने यहाँ वेन्स बनाई थी पत्ते में, वो वेन्स भी क्या हो जाएंगी? दे ऑल्सो विल गेट डिस्टर्ब. वेन्स डिस्टर्ब हो जाएंगी, वेन्स खो जाएंगी पत्ते की. ठीक है, वेन्स सिकुड़ने लगेंगी, कह सकते हैं डिजोल्व हो जाएंगी, वेन्स बचेंगी नहीं पत्ते में. तो वेन, दिस इज कॉल्ड वेन क्लियरिंग. वेन क्लियर हो जाएगी, पानी वगैरह सही से नहीं जाएगा, जाइलम फ्लोएम से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ड्वार्फिंग हो जाएगी प्लांट की, स्टंटेड ग्रोथ हो जाएगी प्लांट की, मतलब प्लांट हाइट में छोटा रह जाएगा, की ग्रोथ रुक जाएगी. तो ये सब सिम्टम्स होते हैं किसी वायरस डिजीज के. वायरोइड को टीओ डीनर ने डिस्कवर किया. सबसे पहले वायरोइड देखे जो पोटैटो की बीमारी कर रहे थे. पोटैटो के शेप बदल रहा था उनकी वजह से, पतले और
गांठ गांठ जैसे पोटैटो बन गए थे, ठीक है, स्पिंडल जैसे। तो इन 1971 टीओ डीनर डिस्कवर्ड अ न्यू इन्फेक्शियस एजेंट्स, वायरस से भी छोटे थे जो साइज में, ऐसे इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर हुए, दैट वाज स्मॉलर देन द वायरसेस, और उनको फिर कहा वायरॉइड, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, पीएसटीडी नाम की डिजीज वो कर रहे थे। इट वॉज फाउंड टू बी अ फ्री आरएनए, आरएनए से हो रही थी, जैसे हमने देखा था आरएनए कॉइलिंग करके, आरएनए सिर्फ आरएनए था और कुछ नहीं था उसके अंदर, कोई हेड वगैरह कुछ नहीं था। इट लैक द प्रोटीन कोड, उसके अंदर कोई प्रोटीन कोड नहीं था, दैट इज फाउंड इन द वायरसेस, हैंस द नेम वायरॉइड, इसीलिए उनका नाम क्या पड़ा, वायरॉइड नाम पड़ा। द आरएनए ऑफ द वायरॉइड वाज अ वेरी लो, वाज ऑफ लो मॉलिक्यूलर वेट, और आरएनए जो था इसका वजन भी क्या था, मॉलिक्यूलर वेट भी इसका क्या था, लो था। मतलब आरएनए मॉलिक्यूल था, आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंड का न्यूक्लिक एसिड होता है, उसमें भी न्यूक्लिक एसिड होते हैं बट वो सिंगल स्ट्रैंड का होता है, उसकी जो नाइट्रोजन बेस होते हैं वो फ्री होते हैं, और शुगर फास्फेट की उसकी बैकबोन होती है, और डबल स्ट्रैंडेड जो होता है वो डीएनए, उसे डीएनए बोलते हैं, ठीक है, उसमें दो स्ट्रैंड्स आपस में जुड़े रहते हैं, उसको डीएनए बोलते हैं, बट अगर एक सिंगल स्ट्रैंड है दैट इज कॉल्ड आरएनए। तो ऐसा आरएनए जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट हो और इन्फेक्शियस हो, ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, वायरॉइड, वो वायरॉइड है। और सबसे पहले पीएसटीडी नाम की बीमारी में ये देखा गया, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज में, किसने से देखा, टीओ डीनर ने देखा 1971 में। क्लियर हो गया ये सब पॉइंट्स। फिर यहाँ डायग्राम दे रखा है बैक्टीरियोफेज का, देयर इज अ डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो इसमें भी हमें बता रखा है कि हेड है, ठीक है, देयर इज अ हेड, देन देयर इज अ स्मॉल नेक, देन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है जो ऐसी शीथ है, रिंग्स रिंग्स बनी हुई है उसमें। कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ का काम है कि इसके अंदर एक डीएनए रहता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए रहता है न्यूक्लिक एसिड की फॉर्म में। तो जब ये बेस प्लेट से, यहाँ एक बेस प्लेट होती है, उस बेस प्लेट पे फाइबर्स लगे रहते हैं, टेल फाइबर्स। तो जब ये बेस प्लेट से किसी बैक्टीरिया पे अटैच होता है, बेस प्लेट का काम है फाइबर्स की मदद से बैक्टीरिया पे अटैच होना, तो जब ये बैक्टीरिया पे अटैच होता है तो कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ अपने आप को पूरा सिकोड़ती है इंजेक्शन की तरह, और इन डीएनए जो होता है अंदर इन्फेक्ट हो जाता है, डीएनए इसके अंदर चला जाता है बैक्टीरियोफेज का, वायरस का डीएनए बैक्टीरिया के अंदर चला जाता है, बैक्टीरिया का खुद का भी यहाँ न्यूक्लियोइड में डीएनए होता है, तो ये अपने आप को इसके न्यूक्लियस में अटैच कर लेता है और अपने अंदर ही अंदर ग्रो होने लगता है, और फिर खूब सारे नंबर में बढ़कर बैक्टीरिया को तोड़कर बाहर निकल आता है। तो ये इसकी लाइफ साइकिल है। ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, बैक्टीरिया में ग्रो करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम दे रखा है यहाँ पे, जो दे रखा है अभी जो स्लाइड में आप देख रहे हो, दिस इज द डायग्राम ऑफ बैक्टीरियोफेज। इट हैज हेड, ये रहा हेड रीजन जिसके अंदर के डीएनए है, अंदर ही अंदर कोट के अंदर, एंड देन नेक है, स्मॉल नेक, देन कॉलर है, देन एक शीथ है, कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, ये रही सिलेंड्रिकल, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती, एंड देन टेल फाइबर्स है, बेस प्लेट्स है। ओके, क्लियर हो गया ये पॉइंट? इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, नाउ बैक्टीरियोफेज हो गया। तो यही आपका इसमें लाइकेंस और बताए थे, लाइकेंस तो हमने समझ लिए हैं। व्हाट आर लाइकेंस, टेल मी। दीज आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेंस क्या होते हैं, सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ऑर्गेनिज्म। हाँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दिया हुआ है, फंगस में भी थोड़ा इंट्रोडक्शन था लाइकेंस का कि दे आर ऑल्सो ए सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स एसोसिएटेड विद एल्गे। अगर एल्गे के साथ हैं तो उन्हें लाइकेंस बोलते हैं। और लाइकेंस में दो पार्ट्स होते हैं, जैसे एल्गे के साथ हैं, एल्गे के सेल्स अगर हम राउंड राउंड बनाएं, और अगर फंगस के सेल हम फिलामेंट जैसे बनाएं, अभी भी हमने डायग्राम भी देखा था फिलामेंट जैसे, तो जो एल्गे के कंपोनेंट्स हैं उनको तो फाइकोबायोन्ट बोला जाता है लाइकेंस में, फाइकोबायोन्ट। और जो
आपका फंगस का कंपोनेंट है उसे क्या बोला जाता है? माइकोबायोन्ट। मतलब क्योंकि ये दो ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, तो बायो वर्ड क्या है? लिविंग लाइफ के लिए होता है। तो दो ऑर्गेनिज्म, माइको मतलब फंगस कंपोनेंट, ये वाले फिलामेंट जैसे, और ये सर्कुलर अगर ब्लू ग्रीन एल्गे हैं तो ये फाइकोबायोन्ट है। तो दो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोन्ट, सिम मतलब टुगेदर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स। तो लाइकेंस में एल्गे किसके साथ रहती हैं? फंगस के साथ रहती हैं। और एक और पॉइंट था पोल्यूशन इंडिकेटर, यानी कि जो लाइकेंस होते हैं वो पोल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। दे विल नॉट ग्रो इन द एरिया वेयर पोल्यूशन आर प्रेजेंट। जहाँ बहुत पोल्यूशन होगी दे विल नॉट ग्रो देयर, वहां से इरेज हो जाएंगे लाइकेंस, पूरे लाइकेंस खत्म हो जाएंगे वहां से। तो इसको देखकर पहचाना जा सकता है कि किधर ज्यादा पोल्यूशन है, वेयर वी हैव मोर पोल्यूशन। ठीक है, Yes, ma'am. तो इसके साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो रहा है जिसमें हमने फंगस समझ ली है, देन हमने लाइकेंस समझ लिए। यहाँ पे देखो ये रहा है उसका पैराग्राफ लाइकेंस का, बीच में दिया हुआ था, लास्ट में नहीं था। लाइकेंस आर सिम्बायोटिक एसोसिएशन म्यूचुअली यूजफुल between algae and fungi. An algal component known as phycobiont, fungal component known as mycobiont. यहाँ पे एक लाइकेन का डायग्राम भी दिखा रखा है। इन जो ग्रीन ग्रीन से स्पॉट्स हैं इनमें दोनों चीजें होंगी। अगर हम इनसे स्लाइड बनाएं और देखें तो इनमें दोनों चीजें दिखेंगी। एल्गल कंपोनेंट दिखेगा हमें फाइकोबायोन्ट, जिसको हम बोलेंगे, फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट बोलेंगे। एंड ऑटोट्रॉफिक पार्ट एल्गे प्ले करता है, वो ऑटोट्रॉफिक फूड बनाता है। हेटरोट्रॉफिक पार्ट फंगस प्ले करता है, वो डेड मैटर से न्यूट्रिशन और पानी अब्जॉर्ब करके, मिनरल अब्जॉर्ब करके एल्गे को देता है, शेल्टर भी देता है एल्गे को, मिनरल भी अब्जॉर्ब करता है अपने एल्गे पार्टनर के लिए। सो क्लोज इट्स association, close their association, and one saw lichen in nature would never imagine that they would have to, अगर हम इन्हें देखेंगे हमें पता ही नहीं पाएंगे कि इसमें फंगस भी है। Lichens are good pollution indicators. They do not grow in the areas of polluted areas. पोल्यूशन इंडिकेटर्स का मतलब अगर किसी एरिया में लाइकेंस नहीं है इसका मतलब वहाँ पोल्यूशन है, अगर लाइकेंस है यानी हेल्दी है, नेचुरल है। ठीक है, फिर किंगडम प्लांटे के बस हमने एक ही फीचर देखे कि किंगडम प्लांटे में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो जिन्हें प्लांट्स कहते हैं, जिनके मेंबर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक हो सकते हैं। जैसे कि बस कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इंसेक्टिवोरस हैं, बाकी मेनली सारे प्लांट्स कैसे होते हैं? ग्रीन, और फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का एबिलिटी, प्रोड्यूसर्स होते हैं प्लांट। दे हैव प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर के होते हैं, क्लोरोफिल होता है। मेनली उनकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। प्लांट में एल्गी भी आती हैं, हेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये प्लांट्स के डिविजन्स हैं, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। सबसे हायर प्लांट्स कौन से हैं? एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, ये 5 डिविजन्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो प्लांट किंगडम ही है, उसमें हमें एक एक करके इन डिविजन्स को ही पढ़ना है। किंगडम एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया में भी जनरल फीचर्स बताए थे कि इस किंगडम में हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, दूसरे पे डिपेंड होंगे फूड के लिए, कभी अपना खाना नहीं बनाएंगे। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, एंड ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनकी सेल वॉल नहीं होती, लैक सेल वॉल। द डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट, ये प्लांट्स पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ही डिपेंड है। इनडायरेक्टली मतलब किसी जो प्लांट को खाता है बड़ा और एनिमल उसको खाता है, तो वो इनडायरेक्ट डिपेंडेंट हो गया। एक्चुअली में तो एनर्जी कहाँ से आई है? प्लांट से ही आई है सारी। तो हेटेरोट्रॉफ हमेशा डायरेक्टली कहो या इनडायरेक्टली कहो प्लांट्स पे डिपेंड है। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी, और वो उनके अंदर एक डाइजेस्टिव सिस्टम होता है जिसके अंदर उनका फूड डाइजेस्ट होता है। फूड रिजर्व्स एज ग्लाइकोजन और फैट, फूड का जो रिजर्व होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में उनके अंदर स्टोर रहता है या फैट की फॉर्म में उनके अंदर स्टोर होता है। अगर हम ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाएं तो हमारी बॉडी में वो किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? फैट के फॉर्म में स्टोर होता है। ओबेसिटी हो जाती है, मोटे हो जाते हैं ना हम लोग। और अगर हम ज्यादा शुगर खाएं तो वो हमारे लीवर में स्टोर हो जाएगी ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इंसुलिन करता है ना लीवर में, शुगर को कन्वर्ट करके ग्लाइकोजन में लीवर में स्टोर कर देता है, इंसुलिन हार्मोन।
एंड हम लोग क्या है, एनिमल्स क्या है, लोकोमोशन के लिए केपेबल होते हैं. वी कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. क्लियर हो गया ये सब? सिंपल था ये, एनिमल के फीचर्स हैं ये. Yes, ma'am. तो यहाँ पर आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर सेकंड भी फिनिश है, जिसके सारे पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं. तो ये आपको भी कंप्लीट कर लेना है. धीरे धीरे करके आप एक एक टॉपिक करके इनका करते रह जाइए. कल मैंने आपको कहा था कि आपको अपने नोट्स कंप्लीट करके मुझे देने हैं. ठीक है, तो प्रोटिस्टा तक हो गए हो तो उसके बाद भी शुरू कर देना और मुझे शेयर कर देना. ओके, अब मैं मीटिंग एंड कर रही हूँ. कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, अभी टाइम है. किसी चीज़ में कोई क्वेश्चन है आपका भी, जो भी हमने पढ़ा उसमें, किसी टॉपिक में? No, ma'am. ओके, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग.